नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक इस समय पूरे देश और दुनिया में चर्चित हैं। चर्चा कोई उनकी समाज सेवी कार्यों के कारण नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है एक के बाद एक वे विवादों में फंसते चले जा रहे हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि वे पहले कांग्रेस के गले की हड्डी थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गए हैं। अभी 14 मार्च को संजय पाठक जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपने विधानसभा क्षेत्र में लेके गए थे। विजय राघवगढ़ के बरही में किसान सम्मेलन हुआ था और उसके बाद ऐसा माहौल बनाया गया कि अब संजय पाठक की सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने संजय पाठक के ऊपर हाथ रख दिया है। लेकिन कुछ दिन ही बीते थे कि जबलपुर कलेक्टर ने संजय पाठक की कंपनियों को, उनके परिवार की कंपनियों को एक्सिस माइनिंग के 443 करोड़ रुपए की वसूली के नोटिस जारी कर दिए है। हमारे पास खबर यह है कि हालांकि कई चीज़ें छुपाई जा रही हैं, संजय पाठक को सुनवाई का अंतिम मौका देते हुए अब उनसे वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यानी अब संजय पाठक जी को लगभग 2000 करोड़ रुपए, लगभग 2000 करोड़, आगे पीछे हो सकता है, वो जमा कराने ही होंगे। इसी बीच में एक और बड़ी खबर निकल कर आई। खबर ये थी कि संजय पाठक ने हाई कोर्ट के एक मामले में हाई कोर्ट के जज को प्रभावित करने की कोशिश की, उनसे संपर्क करने की कोशिश की। ये पूरा मामला था आशुतोष मनु दीक्षित को लेकर। आशुतोष मनु दीक्षित खट्टी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आशुतोष मनु दीक्षित ने जनवरी 2025 में ईओडब्ल्यू में एक शिकायत की थी। शिकायतें दो थी। एक शिकायत उन्होंने की थी कि संजय पाठक के परिवार की कंपनियों ने मात्र 80-90 करोड़ रुपए में 1000 करोड़ की ज़मीनें, सहारा की ज़मीनें खरीद ली। और ये सहारा की ज़मीनें नहीं थी, सहारा में जो गरीबों का, खोमचे वालों का, छोटे छोटे लोगों का पैसा लगा था, उससे सहारा ने ज़मीनें खरीदी थी। कायदे से ये ज़मीनें नीलाम होनी थी और इसका पैसा उन गरीबों को वापस करना था। लेकिन संजय पाठक ने प्रभाव का उपयोग किया। शायद वो कांग्रेस से बीजेपी में इसीलिए आए थे कि उन्होंने सहारा की ज़मीनें औने पौने दांव में खरीद ली। आशुतोष मनु दीक्षित ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की और आप विश्वास करेंगे, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, संजय पाठक बीजेपी के हैं। इसके बाद भी संजय पाठक जी की ये सारा समय के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई ईओडब्ल्यू में। और ये ही नहीं हुआ, आशुतोष मनु दीक्षित ने एक शिकायत और की कि संजय पाठक के परिवार की 3 कंपनियों जो एक्सिस माइनिंग कर रही है, अवैध माइनिंग धड़ल्ले से कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने उस शिकायत को खनिज विभाग को भेज दिया। खनिज विभाग ने एक टीम बनाई 3 लोगों की और जांच में सिद्ध हो गया कि संजय पाठक के परिवार के लोग तो अवैध माइनिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में जानकारी दी कि हमारी जांच में आया है कि 443 करोड़ रुपए की अवैध माइनिंग हुई है वहाँ पर। यदि इस 443 करोड़ में यदि आप ब्याज लगा लें, जीएसटी लगा लें, फाइन लगा लें, तो ये राशि 1800 से 2000 करोड़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें आप देख चुके हो। लेकिन इसी मामले में जब सरकार ने वसूली नहीं की तो आशुतोष मनु दीक्षित पहुँच गए हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी। जस्टिस विशाल मिश्रा इसकी सुनवाई करने वाले थे। लेकिन उसके एक दिन पहले संजय पाठक ने हाई कोर्ट जज से संपर्क करने की कोशिश की। विशाल मिश्रा साहब जो हाई कोर्ट जज हैं, उन्होंने बाकायदा ऑर्डर में लिखा है, ऑर्डर शीट में लिखा है कि मैं इस केस से इसलिए अलग हो रहा हूँ क्योंकि ये जो संजय पाठक है विधायक, इन्होंने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। अब आप सोचिए कि हाई कोर्ट में जज से संपर्क करना और न्याय को प्रभावित करना कितना बड़ा अपराध है। आशुतोष मनु दीक्षित फिर से पहुंच गए हाई कोर्ट और उनका कहना था कि हमारी उस पर जब करोगे तब सुनवाई करना। लेकिन संजय पाठक ने न्याय को प्रभावित करने की कोशिश की है, पहले उस पर तय करें। आपने देखा परसों इस बारे में सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा साहब, विनय सराफ साहब जो जस्टिस हैं, उनकी बेंच ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया है कि संजय पाठक पर क्रिमिनल अवमानना का केस चलेगा। मुझे लगता है कि संजय पाठक चारों तरफ से घिर चुके हैं। आज मैंने उनको तलाशा, आशुतोष मनु दीक्षित को। मैं चाहता था कि सारी खबरें आपने देख ली हैं, लेकिन अब आपको सीधा आशुतोष मनु दीक्षित से ही सुनवाता हूँ
कि क्या क्या मामले हैं, संजय पाठक कहाँ तक गिर चुके हैं, आगे का समय संजय पाठक के लिए कितना असहज और खतरनाक है। और इसी बीच में आशुतोष मनु दीक्षित को कल बुलवाता, उसके पहले एक खबर और आ गई कि रीवा के सिमरिया में भी इनकी कंपनियों ने अवैध माइनिंग शुरू कर दी है। वहाँ पटवारी ने रिपोर्ट दे दी है। मैंने तो सुना है कि वहाँ जो विधायक है और तमाम लोग हैं वो भी मुख्यमंत्री तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं कि संजय पाठक कटनी जबलपुर छोड़कर अब रीवा में सिमरिया में अवैध माइनिंग कर रहे हैं। तमाम सारी खबरें भी छप रही हैं। तो आज तमाम सारे मुद्दों पे बात करते हैं आशुतोष मनु दीक्षित जी से। मैंने आज उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया है और उनसे समझते हैं कि वाकई हमारे ये जो अरबपति विधायक हैं उनकी वास्तव में स्थिति क्या है। क्या ये अरबपति रहेंगे या आप इनको खाकपति बना देंगे? आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। नमस्कार सर। मनु भाई, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि काहे अपने इस पुराने दोस्त के पीछे हाथ धो के पड़े हो यार? नहीं, दोस्ती तो कभी उनसे रही नहीं। वो मुझसे बहुत बड़े हैं, उम्र में 15 साल बड़े। अरे तो आपके चाचा रहे। चाचा भी नहीं कटनी रहे। के आप एक ही गली एक ही मोहल्ले में रहने वाले, काहे पीछे पड़े हो भाई? अब शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी। कुछ निजी कारण थे और कुछ व्यापक जनहित के कारण थे, जिसकी वजह से चीज़ें शुरू हुई। फिर वो बढ़ते बढ़ते अब इतनी बढ़ गई हैं कि अब मेरा तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। और उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अब उन्होंने जब शुरू किया है तो अंतिम तक डटे रहें, वो भी पीछे ना हटें। चलिए, मैं आपको अपने तमाम दर्शकों और मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप जिस मुद्दे को आपने उठाया, जिस बीड़े को उठाया, उससे ना केवल न्याय मिलेगा बल्कि मध्य प्रदेश के खजाने को भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। 1000-2000 करोड़ किसी का आना, मुझे लगता है मुख्यमंत्री को तो आपको बुला के सम्मानित करना चाहिए कि एक एक्सिस माइनिंग का बड़ा केस पकड़ के आपने सरकार के हवाले किया है। नहीं सर, मुझे सम्मानित नहीं होना। एक देश का आम नागरिक होने के नाते जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने पूरा किया। और सर देखिए, इस पूरे विषय को, अवैध उत्खनन और एक्सेस माइनिंग के उत्खनन के विषय को अगर हम सिर्फ संजय पाठक जी तक सीमित कर देते हैं ना, तो ये इस मुद्दे के साथ अन्याय होगा। इस मुद्दे का आप व्यापक असर समझिए कि इस पूरे मुद्दे की व्यापक सार्थकता क्या है, जनहित की सार्थकता क्या है। ऐसे संजय पाठक आएंगे जाएंगे, मनु दीक्षित आएंगे जाएंगे, वो कोई विषय नहीं है। जबलपुर, कटनी और समूचा मध्य प्रदेश आज भारी कर्ज में है। पूरा देश के अधिकांश राज्य जो हैं वो कर्ज लेके अपना रोटेशन चला रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, जनहित की योजनाओं को चलायमान कर रहे हैं। और हर एक राज्य की अपनी यूएसपी है। तो मध्य प्रदेश की यूएसपी है खनिज और एग्रीकल्चर। मध्य प्रदेश को जब भी टॉप पे जाना होगा या जब भी मध्य प्रदेश टॉप पे जाएगा तो वो केवल 2 सेक्टर उसको ले जा सकते हैं, एक खनिज, दूसरा एग्रीकल्चर। तीसरा आप सोचे कि यहाँ पर आईटी हब बना ले गुड़गांव जैसा या हैदराबाद जैसा, तो वो तमाशे हैं। हाँ, वो संभव नहीं है अभी। तो फिलहाल 10-20 साल संभव। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के लिए करते हैं, लेकिन हमें भी पता है ये सारे तमाशे हैं। अब खनिज का जो विषय है, तो मध्य प्रदेश, आपके चैनल पे एक बार मैंने पहले भी बोला कि मध्य प्रदेश अगर चाहे तो सिर्फ खनिज संसाधनों के प्रॉपर उपयोग से, साइंटिफिक अप्रोच के उपयोग से, टेक्नोलॉजी के उपयोग से और प्रोफेशनल माइंडसेट के अधिकारियों के उपयोग से 10 सालों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका के टक्कर का, आंध्रा के टक्कर का स्टेट बन सकता है। अब उसमें दिक्कत क्या आती है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है। जैसे जबलपुर कटनी मानते हैं, ये आयरन और लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, इनका ये बहुत बड़ा गढ़ है। अगर यहाँ 50 इन्वेस्टर आकर के, 50 खनिज उद्योग के लोग आकर के अपनी फुल कैपेसिटी में बिना किसी विवाद के काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि मोनोपोली को धक्का लगता है। आज हम इस विषय पे बात ही नहीं कर रहे मनु भाई जी। आज मैं आपको लेके चलता हूँ आपके ही शिकायत की ओर जी। मैंने वो शिकायत पढ़ी है जनवरी 2025 में, आपने जो ईओडब्ल्यू में की थी जी। आपने उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शायद 2017 में कोई आदेश दिया है कि एक्सिस माइनिंग पर अब इस नियम के तहत ही कार्रवाई करेंगे। मुझे ये भी याद है कि आपने अपनी शिकायत में लिखा था कि कर्नाटक में 20,000 करोड़ की वसूली हो चुकी है, उड़ीसा में 20,000 करोड़ की वसूली हो चुकी है, तो मध्य प्रदेश में वसूली क्यों नहीं हो रही है ये सारी। तो क्या मैं आज पूछ रहा हूं कि देखिए, आपके लगातार प्रयास के बाद लगभग अब ये 1.25 साल हो गई आपकी शिकायत को, सरकार ने स्वीकार भी कर लिया एक्सेस माइनिंग हुई है, अवैध हुआ है। वसूली को लेकर क्या अब आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में तो
कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बोल दिया, मुख्यमंत्री जी ने खुद बयान दे दिया खड़े होके, लेकिन एक्सिस वसूली जो एक्सिस माइनिंग की वसूली है उसके लिए क्या मनु दीक्षित को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? सर सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पे शंका की पात्र नहीं है, धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने इच्छा शक्ति दिखा करके कार्रवाई करके दिखाई। जैसे हमने नायक मूवी में देखा था कि मुख्यमंत्री हो या बड़ा सिस्टम हो, वो कड़ा निर्णय लेते हैं और इच्छा शक्ति दिखा करके आगे बढ़ते हैं। तो इस मामले में तो ये धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि खनिज विभाग इनके ही पास है और उनने एक ऐसे मिथक को तोड़ा है, जिस एक व्यक्ति ने मिथक बना लिया था संजय पाठक ने कि मैं अपने पैसे से सबको खरीद सकता हूँ, तो वो मिथक टूटा है। अब आते हैं इस कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले पे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि चूँकि 2017 के पहले टीपी जो ट्रांजिट परमिट होते हैं वो ऑनलाइन नहीं होते थे, मैनुअल होते थे। तो जिनकी अनुमति मान लीजिए 1 लाख टन की थी सालाना, उनको अगर 1.5 लाख टन 2 लाख टन का प्रोडक्शन करना है तो वो 1-8 लाख टन की टीपी 50,000 टन की टीपी एक्स्ट्रा ले लेते थे और उस टीपी को वो सेल कर देते थे अपने प्रोडक्शन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना आपने टीपी ली है उतना आपको उस टीपी की रॉयल्टी का अमाउंट आपको विद जीएसटी और विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इसमें कोई जांच नहीं हुई है, जो उन्होंने बताया था कि हमने इतनी टीपियाँ ली हैं उतनी ही अमाउंट उनको जमा करनी है। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए थी जो हमारे पास थी। अवैध उत्खनन की जांच तो अभी अब जाकर के ड्रोन मैपिंग का मैं सुन रहा हूँ कि ड्रोन मैपिंग हो गई है, और वो तो मतलब जो 443 करोड़ रुपए लगाया गया है वो केवल ऑन पेपर लगा दिया गया है। ऑन पेपर मतलब उनके यहाँ जो पेपर मिले उसी आधार जो टीपी जारी हुई है, इनने जो पेपर सबमिट किए थे जीएसटी में या माइनिंग, केवल उन्हीं पेपर पे इतनी वसूली है और ये भी लगभग 2000 करोड़ के आसपास जाएगी। 2000 करोड़ सर देखिए, अगर इसमें 443 करोड़ रुपए की मूल पेनल्टी है, करीब 85 करोड़ रुपए की जीएसटी होगी और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ब्याज वसूली का भी एक प्रावधान रखा है, तो वो 12-15% से लेकर 18-20% तक हो सकता है। जीएसटी में 24% का है, तो वो राशि सरकार जैसा चाहे वैसी फिक्स करे। उनको ब्याज चाहिए हो तो ब्याज लें, नहीं चाहिए हो बिना ब्याज के ले लें। उसमें अल्टीमेट बेनिफिट तो गवर्नमेंट को होना है, कोई मनु दीक्षित जी को या अरविंद जैन जी को तो वो पैसे मिलने ही जाने हैं। सही बात है। तो वो जैसी उनकी इच्छा है वैसा वो कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, आप इस मुद्दे को तो यहाँ तक लिया है कि आप हाई कोर्ट ने ही केस रजिस्टर कर लिया है। आपको यदि याद होगा कि अलीराजपुर में एक पत्रकार थे विक्रम सेन, उन्होंने भी इसी तरह का कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की। जो आरोप लगे थे उन्हें 7 महीने 11 दिन जेल में रहना पड़ा। क्या आपको लगता है कि संजय पाठक जी को भी? नहीं सर, वो विषय इससे भिन्न विषय था। अच्छा, उसमें जो मतलब जो मैंने पढ़ा है उसमें यह था कि किसी व्यक्ति ने अपने आप को जज इम्पर्सनेट करके किसी को एक मैसेज कर दिया था कि हाँ मुझे आपके द्वारा ये फलानी राशि या फलानी कागज़ प्राप्त हो गए हैं। तो वो एसएमएस की स्क्रीनशॉट जब माननीय जज साहब के पास पहुँचे तो उनने उसको पुलिस को देकर के, हाँ, तो वो अलग विषय था। ये विषय सिर्फ इतना है कि एक बड़े भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, खुद को मैनेज करने के लिए, पता नहीं उस समय उनकी मति कैसी थी कि उनने फ़ोन कर दिया और बात कर ली। अदरवाइज लोग नहीं। तो आपको क्या लग रहा है ये इस पे क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि मुझे अभी आपसे बहुत सारे सवाल दूसरे भी पूछने हैं। कार्रवाई संक्षिप्त में समझना चाहता हूँ कि अब क्या लगता है इसमें क्रिमिनल जो हुआ है शुरू? सर कार्रवाई तो कोर्ट के ऊपर है, वो चाहें तो 1 दिन की सज़ा भी दे सकते हैं, 1 साल की भी दे सकते हैं, 2 साल की भी दे सकते हैं, जुर्माना भी दे सकते हैं, माफ़ीनामा लेके माफ़ भी कर सकते हैं। कोर्ट हैज़ इन्यूमरस पावर इन टर्म्स ऑफ कंटेम्प्ट। ओके, उसमें कोई रिजिड डेफिनेशन नहीं है। ओके, केस टू केस, पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि कंटेम्प्ट क्या हुआ है। तो इसमें वो जैसी चाहें सज़ा दें। एक सीधा प्रश्न, क्या आप इस मुद्दे पर यदि और टाइम लगता है वसूली में, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सर सुप्रीम कोर्ट जाने की एक प्रक्रिया होती है और एक ड्यूरेशन होता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि इसमें बहुत समय लग रहा है, लेकिन मेरी सोच उल्टी है। मैं मान रहा हूँ ये सब बहुत जल्दी हो गया। अच्छा, लोगों को जिस काम पे 4-4, 5-5 साल लगते हैं, 1.25 साल में निपटा, 1.25 साल में ही ईश्वर ने सब इसमें ठीक कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत है, और लगेगी तो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए। क्योंकि सर देखिए क्या, मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने विधि को बहुत
गंभीरता से पढ़ा है अपने छात्र जीवन में। मेरे फादर 4 बार जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रहे, वो भी लॉयर रहे, मेरे दादाजी भी लॉयर रहे। तो मैं जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाने की प्रक्रियाएं क्या हैं। आप जल्दबाजी में चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट कह देगा गो टू द कंसर्न कोर्ट, या बाकी कोई आप पे टिप्पणी कर देगा। अगर भाई आपको देखने के बाद तमाम सारे वो लोग जो सारा में निवेश किए हुए हैं, बड़ी उम्मीद आपसे लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपने एक बड़ी आवाज़ बुलंद की है। जो सारा की ज़मीन है, सारा इन्होंने संजय पाठक जी ने औने पौने दांव में खरीदी हैं। तो सारा वाला मामला अभी तक कहाँ पहुँचा है और क्या वाकई न्याय मिलने की उम्मीद है उन लोगों को? सर देखिए, सहारा की जब भी बात आएगी तो मनु दीक्षित से पहला श्रेय सबकी खबर को जाएगा, क्योंकि सबकी खबर ने सबसे पहले ये स्टोरी ब्रेक की थी, और साथ में दैनिक भास्कर ने, सुनील सिंह बघेल जी ने वो स्टोरी प्रिंट में ब्रेक की थी, यूट्यूब में आपने ब्रेक की थी। तो इसलिए ये श्रेय आपको और दैनिक भास्कर ग्रुप को जाएगा। फिर उसके बाद सारे लोगों ने उसमें सहयोग किया। तो ये मनु दीक्षित की अकेले की बात नहीं है, मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल था। जो सरकार के ऊपर, सरकार के संज्ञान में बातें आई, जांच एजेंसी के ऊपर दबाव की स्थिति बनी, फिर समाजवादी पार्टी के लोगों ने जाकर के कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की। तो इसमें सबकी मैं सहभागिता मानता हूँ, सबको उनका श्रेय और धन्यवाद देता हूँ। मैं तो सबसे कम योगदान है मेरा कि मैंने कंप्लेन की जाके। अब इसमें ये आते हैं कि सर देखिए, अपनी कंप्लेन के बाद दिल्ली ईडी ने, गृह मंत्रालय ने और सहकारिता मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने एक मोडस ऑपरेंडी की, स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी का डायग्नोस किया कि हाँ ये है स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी, कि इस तरीके से पहले ज़मीनें पूरी बेची गई हैं और ख़रीदी गई हैं और ये घपला हुआ है। इसके पहले ये मालूम था कि घपला हुआ है, सहारा पैसे नहीं दे पा रहा है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, आज तक सेबी को इन्फॉर्म नहीं है कि कहाँ की ज़मीनें बिक गई, कहाँ की ज़मीनें नहीं बिकी। औपचारिक सूचना नहीं। इवन भोपाल की ज़मीन जो अकेले 500-600 करोड़ 700 करोड़ रुपए की ज़मीन है, उसकी औपचारिक सूचना आज तक नहीं है। अब जाकर सेबी कार्रवाई क्यों नहीं करती? आपने तो शिकायत सेबी में भी कर दी होगी। नहीं, सेबी में नहीं की थी सर मैंने। सेबी को सूचना तो है ही, सारा मीडिया रिपोर्ट हो रहा है। अब व्यस्त लोग हैं सर, बड़े लोग हैं, उनको कहाँ ये सब गरीबों की चिंता किसको, आप बताइए। क्या लगता है सारा के मामले में संजय पाठक जी से के पास जमीनें रहेंगी कि जाएंगी? सर 200% इसमें कार्रवाई होना है, मतलब होना है। कुछ कारणों से केवल जमीन खींचेगी या ये खुद भी खींच जाएंगे? खुद भी खींच सकते हैं, और हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि ज़मीन वापस हो जाए, लोगों का पैसा वापस हो जाए। तो कहाँ जाएंगे? तो किसी ने, इनके तो कर्म ऐसे हैं, किसी न किसी में खुद उलझेंगे ये। मनु भाई, अभी 2 दिन से लगातार कुछ खबरें पढ़ रहे हैं जी, आपसे मेरी बात भी हुई है ऑफ कैमरा। रीवा के सिमरिया में संजय पाठक जी के परिवार की कोई कंपनी है और वहाँ बहुत बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पर अवैध माइनिंग शुरू हुई है, तमाम हड़कंप मचा हुआ है। क्या है वो पूरा मामला, मेरे दर्शकों को समझाएंगे कौन सी कंपनी है और क्या कर रहे हैं? देखिए सर, मैंने भी सोशल मीडिया में ही देखा और इधर उधर से जो ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में या फेसबुक वगैरह में आया पढ़ा, तो लोग इससे आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन खनिज चोरी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा संजय पाठक जी का आज से नहीं है, 15-20 सालों से है। तो जो कटनी जबलपुर के आसपास हैं वो समझते हैं। जैसे आज़ादी के दौरान में आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा था, वैसे खनिज चोरी इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो रीवा हो, शहडोल हो, उमरिया हो, चाहे कितना अपमान हो जाए, चाहे वो उनको जेल भेज दें, लेकिन खनिज चोरी जरूर करेंगे। अपमान तो अब होने लगा, पहले नहीं होता था। पहले ये शान की बात थी कि जहाँ हमारी जेसीबी खड़ी हो गई, वहाँ जहाँ तक नजरें जा रही वहाँ सब साफ हो गया। शुरुआत इसकी हुई, मैं आपको बताऊं, इसका श्रेय आप मोहन यादव जी को देंगे ना? हाँ, उनका तो है, बिल्कुल है। मोहन यादव जी के आने के बाद ये जन्मसिद्ध अधिकार छिन गया शायद। जन्मसिद्ध अधिकार छिन गया या छिनता जा रहा है या आगे और छिन जाएगा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछ रहा हूं। इसमें एक चीज मैं कंप्लीट कर। हाँ बताओ। सतना में चित्रकूट, सतना जिले के चित्रकूट में एक है सिद्धा पर्वत, जिसके बारे में एक पौराणिक मान्यता है, हमारी धार्मिक मान्यता है कि रामचंद्र भगवान जी ने वहाँ पर खड़े होकर के प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि सिद्धा पर्वत में साधु संतों की तपस्या है। हाँ, नहीं, हड्डियों से वो पर्वत बन गया था। राक्षसों ने साधु संतों का जब संहार किया तो रामचंद्र जी उससे इतना व्यथित हुए और उन्हें प्रतिज्ञा ली। भाई साहब की नज़र पड़ गई सिद्धा पर्वत में, वो किसी बंसल परिवार की लीज वीज थी, वो कैंसिल हो चुकी थी, उसको इनने किसी तरीके से सेटिंग वेटिंग करके सही करा लिया। और वहाँ पे जब उत्खनन शुरू हुआ तो कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने इसका बहुत विरोध किया। कांग्रेस के उस समय वहाँ पे नीलांशु चतुर्वेदी जी विधायक थे, कल्पना वर्मा जी थी,
डब्बू कुशवाहा जी थे, और भारतीय जनता पार्टी के मैयर तब सतना जिले में आता था तो नारायण त्रिपाठी जी थे। इन लोगों ने, चारों लोगों ने बहुत जम के विरोध किया। जनता, साधु संत सब इकट्ठा हो गए और पहली बार इनको वहाँ से बैक होना पड़ा। ये बात 2-1 साल पहले की होगी। ये क्या कर रहे थे वहाँ? ये बॉक्साइट का अवैध उत्खनन कर रहे थे, ओ, गलत तरीके से उसको। इनको खदेड़ा गया वहाँ से, इनकी टीम को, इनके लोगों को। हाँ, मतलब उनकी हाँ, कंपनी, परिवार की कंपनी, इनके लोग, इनके स्टाफ को। और बड़ी स्थितियाँ खराब हो गई। वहाँ से अपना बोरिया बस्तर समेट के आ गए। फिर भी लेकिन सब चलता रहा। वो चूँकि ऐसा विषय था कि आपको जान करके आश्चर्य होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी भाषणों में बोला था कि हम रामायण सर्किट बनाएंगे। रामायण सर्किट में जो चित्रकूट का जिक्र था और चित्रकूट के जिस हिस्से का वर्णन था वो उसका पार्ट था चूँकि, तो वो पॉलिसी मैटर बड़ा हो जाता। उसको लेके विपक्ष भी हमलावर हुआ, इनकी खुद की पार्टी के लोग भी हमलावर हुए, तो उस वहाँ से इनको बोरिया बिस्तर समेट के भागना पड़ा। फिर उसके बाद कटनी में, जबलपुर में सब चलता रहा। फिर अब ये जो दौर आया 24-25 का, खासकर 25 के बाद से, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, जबलपुर में अभी भी इनकी खदानों में चोरी फुल ऑन चल रही है। 24 घंटे खनिज की चोरी हो रही है, आयरन इनके परिवार की कंपनियों की। हाँ, अरे परिवार की क्या, इनकी ही कंपनी है ना, मैं तो बोल रहा हूँ। उसमें कोई परिवार की, वो तो बेचारे, उन लोगों को तो पता भी नहीं कहाँ साइन करा लिया, किसको डायरेक्टर बना दिया, किसको प्रोड्यूसर बना दिया, किसको स्क्रिप्ट राइटर बना दिया। तो कंपनी इनकी है भाई, घी तो खिचड़ी में जा रहा है। मनु भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जी, मैं उस पर पूरा मुझे करने दीजिए कि अभी भी दिन रात वन भूमि में, जंगलों में दुर्दांत तरीके से आयरन ओर की चोरी चल रही है। जहाँ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख टन के स्टॉक की परमिशन है, वहाँ 10-10 लाख टन स्टॉक हो चुका है। लेकिन तो प्रशासन कहाँ है फिर? प्रशासन मजे कर रहा है। प्रशासन को क्या करना है? प्रशासन लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में यहाँ पर एक और तो ये कह रहे हैं कि नहीं कार्रवाई हो रही है। वो तो बता देते ना। वो तो सर देखिए क्या होता है, सरकारों में क्या होता है, पूछा जाता है वीसी में कि व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, सर एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो गया, ओके बस। तो उसी ओके में चल रहा है सब। चलिए, अभी 14 मार्च को मुख्यमंत्री जी विजय राघवगढ़ के बरई गए थे जी, और उसके बाद ये मैसेज देने की कोशिश हुई कि अब सब ठीक हो गया, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिल गया। क्या लगता है उसके बाद में? तो शायद हमने सुना है कि वहाँ नोटिस भी हो गए इनको। आपकी क्या जानकारी, क्योंकि आपकी शिकायत पे वो कार्रवाई हुई है, आपको क्या जानकारी है? देखिए सर, वो तो एक शासकीय कार्यक्रम था। सरकार अपने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम करना भी चाहिए। और एक ये परसेप्शन रहता है कि जिस एरिया में या जिस ज़िले में या जिस असेंबली में वो प्रोग्राम हो रहा है या जिस लोकसभा में प्रोग्राम हो रहा है, उसके जो भी कर्ता धर्ता हैं वो एक प्रोजेक्टेड उसके हेड रहते हैं। तो उसके बाद मैसेजिंग क्या की क्या नहीं की वो तो मुझे नहीं पता। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 2-4 दिन तक सब व्यापारियों को बुला करके समझाया गया था कि अब चिंता नहीं करो, सब हो गई, हाँ, सब अच्छा हो रहा है और आप तो ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वो सब सूचनाएं आ रही थी। बट लेट इट बी, वो अपना विषय नहीं है, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी विषय, राजनीति में अपन नहीं जाना चाहते। हाँ, बट लेकिन उसके बाद ये जो नोटिस इशू हुए और पत्रिका में खबर आई, आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, तो चीज़ें तो हैं सर, चल तो रहा है, अच्छा है, चलना भी चाहिए। तो आपने नहीं पूछा? आप तो शिकायत करता हो, आपको तो सूचना देना चाहिए। नहीं सर, मेरी एक ख़राब आदत कह लें या कमी कह लें, मैं बहुत संपर्क में लोगों के नहीं रह पाता। मैंने अपना काम कर दिया, फिर मैं उसका बहुत, मेरे अंदर पेशेंस भी है, मैं वेट भी करता हूँ। चलिए, आज का आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं आपसे जी, कि संजय पाठक जी को हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, क्रिमिनल अवमानना वाला, क्रिमिनल जो किया है, आपराधिक अवमानना, संजय पाठक निश्चित तौर पे छोटे मोटे आदमी नहीं, बड़े आदमी है, ना धन की कमी है ना प्रभाव की कमी है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपकी क्या तैयारी है? सर अब पॉलिसी कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जाती पब्लिक, लेकिन तैयारी बहुत अच्छी है, करारा जवाब मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम थोड़ा संक्षिप्त इंटरव्यू कर रहे हैं और फिर से आशुतोष मनु दीक्षित को फिर से बुलाएंगे। आज ये कह सकते हो कि ये पार्ट 1 है। आज बहुत सारी बातें उन्होंने SRA में और बहुत सारी बातें उन्होंने क्लियर कर दी हैं। सहारा की ज़मीन 100% न्याय मिलेगा। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अवैध माइनिंग बहुत तेज़ी से चल रही है, ये मोहन यादव जी को देखना है। मोहन यादव जी ने फिर भी जो कार्रवाई की है उसकी प्रशंसा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। इस इंटरव्यू को आप पूरा देखिए, एक एक सब समझिए। कई चीज़ें उन्होंने आज खुलासे किए हैं चैनल पर, लेकिन इतना तय है कि संजय पाठक के सामने आने वाला जो समय है वो कोई राहत वाला दिखाई नहीं दे रहा।
नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।